और इस मामले में बिल्कुल बराबरी है दोनों के बीच में। मिसाइल के मामले में भी अगर भारत के पास कुछ लोग कहते हैं कि 5000 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल है, तो पाकिस्तान के पास भी 3000 किलोमीटर का है, और वो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को चपेट में लेने के लिए वो 3000 किलोमीटर काफी है। इसीलिए जो इस खतरे से लोग खेलने लग गए हैं, तो बहुत खतरनाक समय, और इस दौर में मैं समझता हूं कि आज हम सबकी शायद ये इच्छा भी है, सबके मन में ये बात है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब लोग मिल करके ये आवाज उठाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में और एक जंग बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं, हरगिज जंग नहीं। और जो भी दोनों देश के बीच में तनाव है उसको कम करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। जंग वो तो कोई मसला, वो खुद ही एक मसला है, वो तो किसी मसले का समाधान तो है नहीं। इसलिए आज के दौर में डिप्लोमेसी हो, शांति को मौका मिले और संयम से काम लिया जाए। ये जो पूरे उन्माद का माहौल है, क्योंकि ये उन्माद का माहौल अगर लंबा चलेगा, हावी होगा, तो हम जिस पर बात करने के लिए आए हैं, ये संविधान और लोकतंत्र, वो और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। हमारी रोजी रोटी और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। और हम समझते हैं कि जैसे महंगाई है, एक बार बढ़ जाती है तो वो कम नहीं होती। तो जो भी दमन अभी शुरू हुआ है, कल से पता चला कि वायर को ब्लॉक कर दिया गया। अभी लखनऊ में अभी रविकांत जी से बात हो रही थी, ये तो उत्पीड़न का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। रविकांत जी, माधुरी काकती, यहाँ का 4 PM जो न्यूज नेटवर्क, सारे लखनऊ से ही हैं, सबके ऊपर हमले हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, ये जो हमारे तमाम अधिकारों में जो कटौती है, साथियों ने बताया कि हम यहाँ आज कार्यक्रम सरकार की इजाजत लेकर के कर, सरकार की जो भाषा है उसमें अभी भी कुछ गोदी मीडिया जैसी नहीं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत चिंता दिखती है, एक संयम दिखता है। और कुछ लोग इसकी भी काफी तारीफ कर रहे हैं कि अभी हमारे सामने जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, तो 2 सेना की 2 महिला वो सामने आती है, सूफिया कुरैशी और भूमिका सिंह। और इस पर बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत के संविधान को अगर देखना हो, वो जो धर्मनिरपेक्षता, वो जो समाजवाद, वो जो लोकतंत्र को देखना हो, भारत की विविधता को देखना हो, साझी विरासत को देखना समझना हो, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ लीजिए। तो बहुत लोग काफी उत्साहित है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। मैं थोड़ा बहुत इतना ही कह दूंगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता है कि महिलाओं को भारत की सेना में परमानेंट कमीशनिंग नहीं मिलती थी, और ये मेरे ख्याल से 2020-21 की बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हुआ। और सुप्रीम कोर्ट जब इस पर फैसला सुना रहा था, उस समय भारत सरकार की ओर से सारे तर्क दिए जा रहे थे कि महिलाएं क्यों सेना में परमानेंट कमीशनिंग के लायक नहीं है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जितने हर संभव मर्दवादी तर्क हो सकते हैं महिलाओं के खिलाफ, जितने बातें जितनी हो सकती है वो सारी बातें, और उसको उस समय चंद्रचूड़ थे और कुछ कुछ मामलों में उन्होंने भी अच्छे फैसले सुनाए हैं। और एक फैसला जैसे ये भी है, उन्होंने कहा कि सारे तर्कों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तर्क महिला विरोधी है, ये तर्क जो है ये बिल्कुल किसी तरह के इसमें तर्क नहीं है, एक तरह से महिलाओं के खिलाफ विद्वेष है, ना भरोसा है, और उन लोगों ने इसको लागू किया। और ये संजोग की शायद बात है, सूफिया कुरैशी गुजरात से आती हैं, और कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि उनको देख करके कि गुजरात के आज के हालात के बारे में इसी से आइडिया लगा लीजिए, तो मैं आज भी कहूंगा कि गुजरात में मुस्लिम महिलाएं किस स्थिति में जी रही हैं, उसके लिए हमारे पास बिल्किस बानो का उदाहरण है। और अभी अफरोज ने जो शुरुआत में
जिस चिट्ठी के बारे में हम लोगों को बताया गुजरात की स्थिति क्या है, वो वहां से बात हम लोग शुरू कर रहे हैं 1857 और वो 10 मई, वो एक जबरदस्त, उसको क्रांति से कम कुछ कहना हमें लगता है कि कम ही कहना होगा। उस दौर के लिए वो एक क्रांति, और अब समझ लीजिए कि उसी क्रांति से हिंदुस्तान में जिस राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ था, उस पर बहुत हमले हुए, उस चेतना पर बहुत सांप्रदायिकता के, और उस समय सांप्रदायिकता मतलब वो साम्राज्यवाद प्रायोजित सांप्रदायिकता, तो साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के सारे हमलों के बावजूद अगर 1947 के बाद जिस समय संविधान लिखा गया, उस समय देश का बंटवारा हो चुका है, उस समय ये सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर, इतने खून खराबा, लाखों लोग, लाखों परिवार इधर से उधर, ऐसे हालात में आज की जो सांप्रदायिकता है, आज का जो तनाव है, वो कुछ भी नहीं है उसके तुलना में। लेकिन आज जो लोग बात बात पर कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, उस समय उन लोगों की हिम्मत नहीं थी। और उस समय जो संविधान 1949 में बंटवारे के बाद जो संविधान लिखा गया और पारित हुआ, बहुत स्वाभाविक ढंग से उस संविधान ने यह कह दिया, इस देश में ये सबका देश है और यहां धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बराबरी की बात कि अगर संविधान में है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय उस 1857 को जाता है। उस समय जो राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ, उस चेतना को जाता है। उस दौर का ये गीत था कि हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी मिल्कियत है। क्या चेतना थी उस समय? उस चेतना के आधार पर इस देश के लोगों ने लड़ा। और अगर हम उस समय को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय नजर से देखें, और हम कम्युनिस्ट लोग तो 1848 से बात शुरू करते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया, जिस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स एंगल्स उम्मीद कर रहे थे कि यूरोप में कोई बड़ी क्रांति होगी। जिस समय कहा गया कि पूरे यूरोप में कम्युनिज्म का भूत सता रहा है उस समय के शासक वर्गों को, तो वैसे दौर में यूरोप में तो कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई, प्रतिक्रांति की लहर चल गई। लेकिन उसके 10 साल के अंदर भारत में ये क्रांति की चिंगारी, और वही मार्क्स थे जो उस समय लंदन में बैठ करके, कभी हिंदुस्तान में आने का मौका नहीं मिला, कोई इंटरनेट नहीं था, लेकिन जो भी खबर यहां से पहुंच जाती थी भारत में इस क्रांति के बारे में, कितनी उत्साहित होते थे और उसी पर लगातार लिखते रहे हैं। 1857 के पूरे, जैसे आज दोनों हमारे सारे मीडिया वाले रोज रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहां क्या हुआ, जंग की क्या प्रगति है, तो 1857 की प्रगति के बारे में, कैसे लड़ाई चल रही है, कैसे लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या बातें आ रही है, उस पर मार्क्स उस समय बैठ करके लिख रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि वो 1857 जो आप सोच नहीं, आज के दिन में सोचना बहुत मुश्किल है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपने पूरी धार्मिक आस्था को लेकर, उसी धार्मिक आस्था से जितनी ऊर्जा उनको मिल सकती है, बल मिल सकता है, ताकत मिल सकती है, वो पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन एकता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं। उस समय के लखनऊ को अगर 1871 में पेरिस कम्यून हुआ, तो लखनऊ का 1857 वो किसी कम्यून से कम क्या था? उस समय हम कहेंगे ये लखनऊ का कम्यून था। तो उस समय हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा था, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी उस समय के, उस सदी के यूरोप को देखें, तो कुछ कम नहीं था। बहुत बहुत एक ऊंचाई पर हम लोग थे, और इस ऊंचाई पर थे जहां से अंग्रेज के अंदर इतनी ज्यादा घबराहट पैदा हुई। अंग्रेजों ने कभी सोचा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है कि हिंदू और मुस्लिम एक होकर के लड़ेंगे, बहादुर शाह जफर को आगे करके कि चलो आप ही के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, और उस तरह से ये गीत लिखा जाएगा कि हम है इसके मालिक,
हिंदुस्तान हमारा, ये कम्यून जैसा माहौल बनेगा दिल्ली में, लखनऊ में, वहां नागरिकों से अपील की जाएगी एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, एक बिल्कुल एक नए हिंदुस्तान का एक नजरिया सामने आ जाएगा। ये अंग्रेजों ने सोचा नहीं था, और इसीलिए वो सारी खुराफत, वो सारे बदमाशी, वो सारी साजिश, उसकी शुरुआत 1857 के बाद में होती है। उनको पता चल गया कि इस देश में अगर हमको राज करना है, ये कंपनी से नहीं चलेगा, सीधा अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया, ब्रिटिश सरकार ने। उनको पता चल गया कि इस देश में हिंदू मुस्लिम इस एकता को किसी भी कीमत पर इसको तोड़ना होगा, मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलना होगा। ये आज जिसको हम इस्लामोफोबिया कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का हाशिएकरण हो रहा है, उसकी शुरुआत भी 1857 से की। तो ये उन्होंने तय किया। उन्होंने तय किया कि ये जो पूरे देश में सबसे पहले नए जमींदारों का एक वर्ग, उसका तो निर्माण शुरू हो चुका था, लेकिन ये उनको नहीं लगा था कि इस देश में जो राजे रजवाड़े हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग निकल जाएंगे जो किसानों के साथ, जवानों के साथ खड़े हो जाएंगे और आजादी के लिए लड़ जाएंगे। ये नहीं था, और इसीलिए उन्होंने वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी से पीछे हट करके वो फिर खुल करके इस देश के राजे रजवाड़ों के साथ, इस देश के जमींदारों के साथ उन्होंने जबरदस्त एक सामाजिक संशय कायम किया, एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, और तभी ये जो राज लंबा चल गया 1857 से लेकर 1947 तक, करीब 100 साल, 90 साल और राज किए, तो वो उसी साजिश के तहत। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि वो जो चेतना, वो जो राष्ट्रीय चेतना का निर्माण, और उस चेतना से आप देखेंगे कि उस चेतना में जो रविकांत जी कह रहे थे, वो तीनों पहलू, वो सारी बातें उसी दौर से आपको दिखाई पड़ती है। इस पूरे देश का एक खाका, इस देश के बारे में कल्पना, वो आप हम हैं इसके मालिक, उस देश में देखिए पूरे देश का वर्णन है, पूरे देश का भूगोल उसमें सामने आ जाता है। वो आप सामाजिक न्याय की बात अगर करेंगे तो उसी दौर में आदिवासियों का विद्रोह शुरू हो जाता है। आज जो फुले फिल्म को लेकर के कुछ लोग परेशान है और उस फिल्म को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, वो जो गुलामगिरी, उस गुलामगिरी से पूरे हिंदुस्तान को बाहर निकालना, गुलामी के खिलाफ, सामाजिक गुलामी के खिलाफ सामाजिक आजादी, मानविक आजादी, ये शंखनाद उसी दौर में होता है। 1876 में शायद वो किताब फुले लिखते हैं। इसलिए वो जो पूरा दौर था, उस दौर में एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण, एक मानविक गरिमा, एक बराबरी, उसका निर्माण, और एक लोकतांत्रिक, आधुनिक लोकतांत्रिक समझ, ये सब कुछ 1857 ने दिया। और इसीलिए संविधान जो आया वो तो आसमान से नहीं टपका। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा दुनिया के तमाम देशों का संविधानों का अध्ययन करते हुए, लेकिन उनका दिमाग भी कोई इससे अलग कोई काम नहीं करता था। इससे अलग अगर हम सोचेंगे कि अलग कोई दिमाग काम करता था, उनको भगवान बना देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये दिमाग, वो सोच, वो समझ, वो सब कुछ का निर्माण, वो भी एक निर्माण होता है। तो वो फूले से ही अम्बेडकर आए, उस परंपरा लेकर के ही आगे बढ़े। उस आजादी के आंदोलन से, उस 1857 से उस राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ, जिस चेतना में इस बराबरी की बात थी, इस भाईचारे की बात थी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये अगर हमारे संविधान के लिए डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स बने, ये सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति से नहीं आए। फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ हिंदुस्तान के अपने लोगों ने जिस तरह से उसको अपनाया, उसका प्रयोग किया, उसको दिखाया, वो तमाम चीजों से बात आई जहां से संविधान लिखा गया। तो आज ये संविधान खतरे में है, और संविधान सिर्फ खतरे में नहीं है क्योंकि उनको पता है कि संविधान उसी आजादी से निकला है, और इसीलिए वो पूरे आजादी की विरासत, आजादी के इतिहास, वो खतरे में है। जब संविधान पर बातें होती है, जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की जाती है, उसी दौर में मौत खुल करके कोई कहते हैं आकर के कि असली आजादी राम मंदिर बनने से आई। तो ये जो पूरे देश के आजादी के पूरे इतिहास को नकार देना, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह से लेकर के या गांधी, सुभाष बोस, नेहरू, जिनकी भी बात आप कर लें, इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले तमाम लोग,
सिर्फ आरएसएस को और हिंदू महासभा को छोड़ करके इस पूरी विरासत को नकारना और अपने हिसाब से एक आजादी को परिभाषित करना, तो ये जो आज आप देख रहे हैं वो उसी संविधान विरोधी साजिश का ही हिस्सा है। संविधान और उसके साथ साथ वो आजादी की लड़ाई, जिस लड़ाई से वो संविधान निकला, जिस चेतना ने वो संविधान हमें दिया, और आज इसके सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं लगातार। जो अभी उस दिन 2019 में जब मोदी जी लौट करके आए, आते ही उन्होंने नागरिकता कानून संशोधन किया। दोबारा जब आए, आते ही उन्होंने कश्मीर से सिर्फ धारा 370 नहीं खत्म किया। धारा 370 तो कश्मीर के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रावधान था, एक अधिकार था। कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया। आप सोच सकते हैं कि इस देश में कोई एक राज्य है जिस राज्य से, इस देश में यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा मिला है। गोवा यूनियन टेरिटरी होता था, उसको राज्य का दर्जा मिला, लेकिन किसी राज्य को उसको डिमोट करके उसको आप बना देंगे 2 यूनियन टेरिटरी, ये पूरा केंद्र का कब्जा हो जाए। ये सब कुछ उसी दौर में उन्होंने किया, और ये कह दिया गया हमसे कि इससे हमने कश्मीर को ठीक कर दिया, नोटबंदी से हमने कश्मीर को ठीक कर, आतंकवाद को तोड़ दिया, इससे कश्मीर में बड़ा माहौल अच्छा बन गया है। ये जो अभी कह रहे हैं कि भाई वहां बैसलम जो घाटी है वहां पर्यटक के लिए खुला था, ये हमको मालूम नहीं था। अब बताइए, इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं। ये पूरे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि कश्मीर घूमने जाओ। पहले तो कह रहे थे कि फ्लैट खरीदो, प्लॉट खरीदो, तो प्लॉट और फ्लैट तो पता नहीं कितने लोग खरीद पाए, लेकिन कम से कम घूमने जाओ। और वहीं से लोग बार बार लौट करके आते थे और बताते थे। तो कश्मीर के पर्यटन को, कश्मीर के इकोनॉमी में और कुछ खास बचा भी नहीं। एक सेब है, फ्रूट्स है, और उसके साथ साथ ये पर्यटन है, और ये दोनों को लेकर के ये कह रहे थे कि कश्मीर को हमने सब पूरा ठीक कर दिया। 7-8 अप्रैल को अमित शाह वहां गए थे, जाकर के उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, कश्मीर के सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, पूरा का पूरा अधिकार वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो यूनिफाइड कमांड है, वो यूनिफाइड कमांड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्हीं के नेतृत्व में चलता है। अमित शाह जब गए, उन्होंने बैठक की। आपको पता है कि कर्टसी में थोड़ी देर बाद हुई उमर अब्दुल्ला से, और थोड़ी देर बाद अमित शाह कहते हैं कि उमर साहब धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अब ये असली मीटिंग हमारी शुरू होगी, आपको बाहर करके बाकी अधिकारियों को लेकर के। उस मीटिंग के बाद वो कह देते हैं कि कश्मीर में सब ठीक है। मोदी जी को जाना था 19 अप्रैल, उनका कार्यक्रम स्थगित किया गया। अगर किसी आपके पास कोई सूचना थी, कोई आशंका थी जिसके आधार पर आपने उस कार्यक्रम को रद्द किया, तब तो और ज्यादा बड़ा सवाल बनता है कि भाई कश्मीर में आम पर्यटकों के लिए आपने क्या सोचा। पूरे देश के हर कोने से हम तो जहां जाते हैं देखते हैं कि लोग वहां कश्मीर के, जैसे कुंभ में लोगों को भर भर करके बसों से भेजा गया कि पूरे देश के लोग यहां आ जाए, और उसके बाद हम कह दें कि 60 करोड़ लोग, 60 करोड़ क्या इनका बस चले तो देश में 140 करोड़ आबादी है, तो कह दे कि 150 करोड़ लोग कुंभ में आए थे, कह दे सकते। तो ये जो वो कश्मीर में भी यही कर रहे थे कि इतना पर्यटन वहां है कश्मीर में, हर जगह से बसें खुलती है कि आप यहां से कश्मीर चलो, 15,000 रुपए में घूम के आओ। तो उस कश्मीर में कोई सुरक्षा नहीं, बिल्कुल लोगों के लिए कोई कुछ नहीं वहां, और इतनी बड़ी घटना घट गई। लेकिन मैं सलाम करता हूं कश्मीर के लोगों को भी, और खास तौर पर इस बार हिंदुस्तान के तमाम लोग, उन पीड़ित परिवारों को, हिमांशी नरवाल जिनकी फोटो लेकर के सबसे ज्यादा पूरे देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। वो पूरा चला कि देखो आतंकवादियों ने कुछ और नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं, नॉर्थ साउथ नहीं देखा, सिर्फ धर्म पूछा। और जब वही हिमांशी नरवाल जब कहती है कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि हमारी कीमत पर हमने जो खो दिया है उनके लिए
कश्मीरियों को, हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। हम न्याय चाहते हैं शांति के साथ, जस्टिस विद पीस, पीस एंड जस्टिस। जैसे ही बहुत मजबूती के साथ इस आवाज को उठाती है, आपने देखा किस तरह से उनको गाली पड़ी, किस तरह से गाली दी गई, ताकि यहां तक कि भारत का जो महिला आयोग है उसको भी कम से कम कुछ थोड़ा कहना पड़ा कि भाई इतनी गाली देना ठीक नहीं है। तो इस बार चाहे हिमांशी नरवल हो, वो शीतलबेन हो सूरत से, ये ऐश्वर्या हो, या और तमाम जो महिलाएं, जिस तरह से उन लोगों ने इस तमाम ऐसे पीड़ा के वक्त पर इतना जबरदस्त लॉस, परिवार टूट गए, शादी के एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर कोई हनीमून मनाने के लिए आए और सब कुछ चला गया। ऐसे समय में वो जो पूरे देश के लिए, पूरे समय के लिए, सबके लिए सोचने वाला जो दिमाग है, ये जो सोच है, जो अपने व्यक्तिगत इतनी बड़ी पीड़ा को, इस जो आज जो लोग बैठे हुए हैं कि पीड़ा को भी एक कमोडिटी बना दो, उसको भी लेकर के खेलो, हर चीज को हथियार बना दो, किसी का कोई व्यक्तिगत बहुत अफसोस है, कोई पीड़ा है, उसको भी बना दो, उसको लेकर के खेल जाओ, रोटी से को राजनीति के। ऐसे इसके खिलाफ जो महिलाएं खड़ी हुई, मैं सलाम करता हूं कि आज हिंदुस्तान में समय बदल रहा है। खतरनाक है, लेकिन इस खतरनाक दौर में लड़ने के लिए भी, ये 1857 का देश है, ये आजादी की लंबी लड़ाई वाला देश है, और इसीलिए बहुत कुछ आज भी हमारे पास है जिसके बल पर हम जबरदस्त ढंग से लड़ सकते हैं। ये हौसला आज पूरे देश ने दिया और उन पीड़ित परिवारों ने सबसे ज्यादा दिया। आपने वीडियो देखा होगा नैनीताल का, शैला नेगी, एक अकेली महिला उस उन्मादी भीड़ के आगे वो क्या नारे लगा रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे, हिंसक उन्मादी उग्र भीड़ के आगे कोई एक महिला खड़े हो जाती है, और किस तरह से उन्होंने बहुत शांत ढंग से उन्होंने मुकाबला किया। इन्होंने हमें साहस दिया है कि भीड़ के खिलाफ हजारों लोग इकट्ठा करके तभी हम भीड़ से लड़ेंगे, नहीं, आप अकेले भी बिल्कुल लड़ सकते हो, अगर साहस के साथ लड़ो तो भीड़ का मुकाबला कर सकते हो। ये जो आज पूरे देश के सामने एक से एक उदाहरण हमारे सामने है, तो हमें फेक न्यूज के चक्कर में नहीं जाना है। जो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, जो लोग हमें लगातार हतोत्साहित कर रहे हैं, हमारे हौसला और मनोबल को तोड़ देना चाहते हैं, तो उनके चक्कर में नहीं आना है, और बिल्कुल शांत, धीरज के साथ, शांति के साथ, लेकिन संकल्प के साथ, साहस के साथ इस दौर का मुकाबला करना है। जो दौर है 2024 का लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव में हमने देखा, किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश से ऐसा परिणाम आएगा। आप लोगों ने हो सकता है सोचा हो मन ही मन, लेकिन देश में ये खबर नहीं थी इतनी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि क्या हो सकता है। इस कठिन दौर में इतनी ज्यादा चुनाव में इतनी धांधली है, सब कुछ है, कैसा चुनाव आयोग है सब हम जानते हैं, किस तरह से वोटर लिस्ट को लेकर हेराफेरी होती है सब जानते हैं। सब कुछ के बावजूद अगर लोग खड़े हो जाए संविधान के पक्ष में, अगर लोग खड़े हो जाए हिंदुस्तान के साझी शहादत, साझी विरासत के पक्ष में, इस गंगा जमुनी तहजीब के पक्ष में, इस भाईचारे के पक्ष में, तो कितनी बड़ी ताकत आज भी हमारे पास है। तो 2024 के उत्तर प्रदेश के रिजल्ट में एक एक सीट से आप लोगों ने दिखा था, अयोध्या से आप लोगों ने साबित करके दिखाया, और इसीलिए ये चौंक गए। ठीक जैसे 1857 के बाद अंग्रेज डर गए थे, चौंक गए थे, उनके हिसाब में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था 1857, उसके लिए तैयारी नहीं थी। उस आउट ऑफ सिलेबस जो आ गया उसके लिए उनको बाद में तैयारी करनी पड़ी। तो इस बार का 2024 का उत्तर प्रदेश का चुनाव भी वो संघियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन इसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बहुत ताकत है, और उसी तैयारी में क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं। जो कल तक कह रहे थे कि भाई आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछी, तो आपको भी जाति भूल जाओ, भाषा भूल जाओ,
और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बस हिंदू हो, एकजुट हो करके मारो, बस यही करना है। ये कहने वाले लोग पहलगाम के तुरंत बाद अब वो कहते हैं कि हम जाति की गिनती करेंगे। जो कल तक अब कह रहे थे कि जाति है नहीं, देश में सिर्फ 4 जाति है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, और कोई जाति है नहीं। जो कह रहे थे कि जाति की गिनती है, अर्बन नक्सल एजेंडा है, क्या नहीं बोल रहे थे। हमें याद है बिहार से शिष्टमंडल आया था सर्वदलीय मोदी से मिलने के लिए, नीतीश जी खुद उसकी अगुवाई कर रहे थे, हमारे महबूब आलम जी विधायक दल के नेता है, वो भी उसमें शामिल थे। तो मोदी जी ने कहा कि अरे महबूब जी, आप लोग तो क्लास स्ट्रगल वाले हैं, आप लोग कब से इस कास्ट के चक्कर में पड़ गए, कास्ट की गिनती क्यों कराना चाहते हैं, आप समझ लीजिए। तो आज वो चाहते हैं कि गिनती हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि कोई सोच समझ है, आरएसएस ने तय कर लिया था कि उनको पता चला कि भाई अगर हम ये जो देश में मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन आधा अधूरा था। शुरू में एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा आया, उसके बाद 2006 में एजुकेशन में थोड़ा आया, लेकिन आज वो आरक्षण तो वैसे ही भीतर से उसको खोखला कर दिया जा रहा है। तो आज फिर से ये जो मांग उठ रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम अलगाव में चले जाएंगे। तो उन्होंने रास्ता रोका, तय किया, और अभी इसको ठंडे बस्ते में शायद जो भी तय जो कहते हैं उसका उल्टा होता है, ठंडे बस्ते में डालने के लिए हो सकता है इन्होंने जाति आधारित जनगणना की बात की। अब कब होगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं, उस गणना से क्या निकलेगा किसी को पता नहीं, लेकिन वो दिखाएंगे कि भाई एजेंडा अब हमारे हाथ में है। इसी तरह वक्फ बोर्ड, लेकिन हम पूरे देश में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय तो लड़ ही रहा, लेकिन हम फिर कहेंगे कि नागरिकता कानून संशोधन के दौर में कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। जो शाहीन बाग शुरू हुआ, शाहीन बाग भी जैसे 1857 था वैसा ही, क्या नजारा है, दुनिया ने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम महिलाएं 8 से लेकर 80 बच्चियों से लेकर के हमारे दादी नानी, वो पूरे 3-4 पीढ़ी एक साथ, और क्या प्रतिवाद। तो वो जो शाहीन बाग का मॉडल खड़ा हुआ, तो हमारे बहुत सारे लोग उसको समझ रहे थे कि शायद ये मुस्लिम समुदाय का कोई मामला है। इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि मुस्लिम समुदाय का कोई अलग मामला नहीं, वो तो निशाने पर है, लेकिन उनको निशाने पर ला करके इस संविधान को, और बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करें तो बाबा साहब की जो किताब थी, जो संविधान लिखना चाहते थे, वो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, बाबा साहब दलित को भी माइनॉरिटी मानते थे, मुस्लिम से भी थोड़ा कमजोर, सबसे हैंडीकैप्ड एक माइनॉरिटी, जिनको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन उनके हिसाब से मुस्लिम भी माइनॉरिटी, दलित भी माइनॉरिटी, और 2 माइनॉरिटी के बीच में एक ही रिश्ता हो सकता है, जो रिश्ता होगा सॉलिडारिटी का, जो रिश्ता होगा एक साझी लड़ाई का, क्योंकि हम सब लोग पीड़ित हैं। और इसीलिए बाबा साहब ने अगर कहा कि हिंदू राज कभी इस देश में बन जाएगा तो इस देश के लिए सबसे बड़ी कैलामिटी साबित होगी, ये मुसलमानों को दिमाग में रख करके नहीं लिखा, उनको सोच करके नहीं बोला, ये बोला दलितों को सोच करके, पीड़ितों को, बहुजन समाज के बारे में, जो वंचित हैं, जो शोषित है इस देश में, जिनको कभी वो सम्मान नहीं मिला, वो हक नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, उन तमाम लोगों के बारे में उन्होंने उनको याद दिलाया। मुसलमान तो लड़ लेंगे, पाकिस्तान हुआ तो चलो कुछ लोग गए, ठीक है, उनकी ज्यादा चिंता थी वो माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में नागरिकता कानून संशोधन से जो शुरुआत हुई, संविधान को लेकर के, प्रियम्बल को लेकर के, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथी ने कहा कि हर घर में संविधान हो, संविधान पढ़ाया जाए, हर स्कूल में पढ़ाया जाए। वो संविधान का जो प्रियम्बल है वो आज के जमाने का हमारा मैनिफेस्टो है। ठीक जैसे हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, वो आज के दौर का हमारा एंथम है, वो अजीमुल्लाह का गीत, वो भी आज के दौर में हमारा आज भी एंथम है, हमें उसके मालिक। उसी तरह से ये बड़ा गजब संयोग है। आमतौर पे लोग संविधान को कानून का दस्तावेज समझते हैं, भाई कानून की किताब है,
इंग्लैंड तो ऐसा देश है, यूके, वहां कोई लिखित संविधान है ही नहीं, देश चल रहा है बिना लिखित संविधान के। हमारे पास एक बहुत बड़ा लिखित संविधान है और वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त एक दस्तावेज है। और खासकर उसका जो प्रियम्बल है वो हमारे आज के दौर का एक मैनिफेस्टो है। आज हमारे लिए कोई अगर लोग कहते हैं कि आपके पास क्या है, हमने बस मैनिफेस्टो जो है, कह दिया प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग अगर हम तय कर लेते हैं, हमने अगर कह दिया कि ये देश लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एक गणराज्य है और जहां तमाम नागरिकों को, नागरिक से भी सबको, नागरिकता तो बाद की बात है, इस देश में सबको न्याय मिलेगा, संपूर्ण न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी, संपूर्ण बराबरी, सिर्फ एक वोट की बराबरी नहीं, आर्थिक भी, सामाजिक भी। तो इतनी बड़ी बात जहां है, और क्या चाहिए हमें? चाहिए तो है कि उसको साकार करना है। वो हमारे पास एक तरीके से एक मैनिफेस्टो है, उसको हमें हासिल करना है। वो हुआ नहीं। अगर हमने मान लिया कि हो गया है, यही बाबा साहब ने कहा था कि संविधान किसके हाथ में है वो महत्वपूर्ण है। अगर गलत लोगों के हाथ में बहुत अच्छा संविधान दे दिया जाए तो संविधान से क्या परिणाम निकलेगा? गलत परिणाम निकलेगा। वो अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमारे देश में ये विडंबना है कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, उस समय जो लोग खुल के कह रहे थे कि संविधान तो बिल्कुल हम मानते नहीं है क्योंकि इसमें कोई भारतीयता नहीं है, भारतीयता तो उसे पूरे उसका मनुस्मृति में है और मनुस्मृति नहीं होगा तो संविधान का क्या मतलब है? ये खुल के बोलने वाले लोग आज उसी संविधान के नाम पर शपथ लेकर के सत्ता में बैठते हैं। और तब ऐसे लोग जब सत्ता में बैठेंगे तो संविधान का वो क्या करेंगे? ये तो बहुत कोई हमारे लिए रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, सीधी बात है और उसको हम देख रहे हैं। तो आज जो वक्फ बोर्ड वाला कानून भी आया, तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और कमेटी में बात हुई, सबको दरकिनार करते हुए जो कानून थोपा गया, ये वही नागरिकता कानून संशोधन उसी सिलसिले का जारी रूप है। मुस्लिम समुदाय, उस पूरे समुदाय की धार्मिक आजादी, उस पूरे समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, उसको मिटाने के लिए जो कह रहे थे कि आप रहिए देश में लेकिन दोयम दर्जे के नागरिक बन के रहिए, हमसे मोहलत लेकर के रहिए। जो रात इंदौरी साहब ने कहा कि हम किराएदार थोड़े हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप किराएदारी हैं, आपको किराया भी नहीं मिलेगा तो आप रहिए। तो ये जो पूरा बनाने की पूरी कोशिश है इस लड़ाई में, इसमें बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है। बिल्कुल अगर हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं देखना है, ठीक है, वो वक्फ बोर्ड वो मुस्लिम समुदाय के ही मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, उनके तमाम संस्थाओं के लिए है। लेकिन जो पहले था कि भाई इसमें कोई हिंदू नहीं दे सकते, अब इसको पलट दे रहे हैं, वक्फ आप नहीं कर सकते। करने वालों को 5 साल से आपको, आप मुस्लिम है कि नहीं उसका भी सर्टिफिकेट देंगे। 5 साल से आप कितना क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कितनी बड़ी सर्विस है। कह लगे हम सबका रजिस्ट्रेशन चाहिए, 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना, 600 साल पुराना, तो सबका रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? इस बात को समझना कठिन नहीं है। एनआरसी असम में आया कि सबकी नागरिकता का हम पंजीकरण करेंगे। हुआ क्या? सबके लिए नागरिकता के लिए जो अपने सबूत मांगा, डॉक्यूमेंट मांगा, तो बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। ये देश तो ऐसा है कि मोदी जी की डिग्री भी मोदी जी नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी अब डिग्री की बात हो तो उसको बड़ा क्लासिफाइड नेशनल सीक्रेट के रूप में ट्रीट किया जाता है, और आप चले हैं सबका डॉक्यूमेंट देखने के लिए। तो आपने देखा कि असम में 20 लाख लोग, पहले 40 लाख थे, फिर दोबारा किया गया तो 20 लाख लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन है, आज उनके साथ मजाक हो रहा है। अभी उनको लग रहा है कि भाई ये जो 20 लाख लोग निकले
ये तो ज्यादातर हिंदू हैं, ये तो मुस्लिम इसमें बहुत कम है, तो हमारा काम तो होगा नहीं इससे। अब वो चाहते हैं कि इसको भी खारिज करके कुछ तीसरा नया कुछ कराओ। लेकिन एक बात हमारे समझने के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि जब जब मैंडेटरी कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारे जैसे देश में जहां डॉक्यूमेंट है नहीं, जमीन है नहीं, स्कूल में गए नहीं, अगर गए तो उसका भी है नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट का कोई सिस्टम नहीं था, तो इतना कम डॉक्यूमेंटेशन वाला है, तो यहां बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। अभी बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है और हमने देखा ये जो लैंड सर्वे शुरू हुआ, सारे के सारे लोग परेशान। पहले गरीब परेशान होते थे कि भाई हमारे पास, हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारे पास या तो जिस जमीन पर हम बसे हैं उसका पर्चा नहीं है, और पर्चा अगर आपने दे दिया तो उसका कब्जा आपने नहीं दिलाया, तो हमेशा वो पर्चा और कब्जा दोनों को लेकर के लोग लड़ते रहे हैं, गरीबों की लड़ाई थी। और अब पूरे बिहार में जिस तरह से जमीन बटी है पीढ़ी दर पीढ़ी, कहां कागज है, कौन से इसके लीगैलिटी है, अभी पूरा भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा है, लोग एकदम भागे भागे परेशान है कि किसी तरह अपने जमीन के कागज को दुरुस्त कराओ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में अगर नागरिकता में आम लोगों की नागरिकता खतरे में है, आम लोग अनडॉक्यूमेंटेड हो गए, अगर लैंड सर्वे होता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, तो आम किसान वो परेशान हो जाते हैं। तो आज आप चले हैं कि देश में वो सारे वक्त 500 साल पुराने जो वक्त बाई यूजर कह रहे हैं कि भाई इसमें एक तरह से ओरल है, परंपरागत है, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं। इसका मतलब कि आप इस देश में जो भी वक्त की प्रॉपर्टी है उसका बहुत बड़े हिस्से को विवादित बना देना चाहते हैं, और वो विवादित बनेगा और विवाद का निपटारा करने के नाम पर करेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है कि हाँ आ जाएंगे, कलेक्टर आ जाएंगे, तो राज्य उसमें दखल देगा, तो राज्य दखल देगा तो क्या होगा। और इतना ही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने और नहीं किया था, इतना ही सवाल तो पूछ दिया था कि आपके पास कोई जवाब नहीं थे। आपसे पूछ दिया था कि आप इसमें हिंदुओं को रखना चाहते हो, क्या आप हिंदू मंदिरों में, उसके न्यास में, उसके ट्रस्ट में आप किसी गैर हिंदू को रखने के लिए तैयार हो? क्या आप कोई गुरुद्वारे के उसमें बोर्ड में कोई गैर सिख को रखने के लिए तैयार हो? बहुत तर्कसंगत सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। इतना ही तो इन्होंने पूछा था, अगर आप तो चले जाएंगे, कोई नया आया चीफ जस्टिस, इसलिए कोर्ट से क्या होने वाला है हम तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जो सवाल है, इस सवाल को बिल्कुल इस देश में सबको मिलकर के साथ देना चाहिए कि ये जो हमला है, ये जो हमला है, आज किसकी पहचान मिटाओ, कल उसकी पहचान मिटाओ, तो सबको, हम सब लोग, बुलडोजर शुरू हुआ, कहीं से शुरू हुआ, और वो बुलडोजर चलते चलते अब हो गया बुलडोजर राज, अब हो गया बुलडोजर बाबा, बुलडोजर रैली। अब समझ लीजिए किसी देश में बुलडोजर वो अगर प्रतीक बन जाए शासन का, उसका क्या मतलब होगा। इसीलिए ये बातें बिल्कुल, अगर फांसीवाद से कुछ भी हमको समझना हो, कुछ लोग बहुत फांसीवाद को लेकर के बहुत सैद्धांतिक बहसें कर रहे हैं, तो फांसीवाद की एक ही बात है कि फांसीवाद को जिन लोगों ने झेला है, जिन मुल्कों ने झेला है, उनको यह बात बिल्कुल समझ में आई कि फांसीवाद किस तरह से सबको बांटता है और बारी बारी से निपटाता है, और एक बड़े हिस्से के लोगों को खामोश कर देता है, और कुछ लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आती है। वो फासिज्म और फैसिनेशन दोनों अंग्रेजी के बड़ा मिलते जुलते शब्द है। फासिज्म कुछ लोगों के लिए बड़ा फैसिनेटिंग हो जाता है, उसके फैसिनेशन में चले जाते हैं लोग। तो वो उसी से तो वो कविता निकली थी कि वो पहले आए ट्रेड यूनियनों के लिए और हमने कुछ बोला नहीं क्योंकि हम ट्रेड यूनियन नहीं करते थे, सोशलिस्टों के लिए आए, हमने कुछ कहा नहीं क्योंकि हम सोशलिस्ट नहीं थे। ये करते करते जब हमारे पास आए तो बोलने के लिए और कुछ बचे नहीं थे। हमने कहा बोला नहीं, जिस समय हमको बोलना था हमने बोला नहीं, क्योंकि हमने लोगों को इसी तरह से टुकड़ों में बांट करके देखा। उनकी मानवता, उनके राइट्स, उनके संविधान, डेमोक्रेसी, इसको हमने देखा नहीं। हम सोचे चलो उसकी बात है, वो समझेगा, वो लिख लेगा। तो अब अगर ऐसे ही करेंगे कि कश्मीर की बात है वो समझ लेगा, इसकी बात है वो समझ लेगा, वक्फ बोर्ड है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझ लेगा, ये बात है तो वो समझ लेगा। अब अगर ऐसे करते रहेंगे तो करते करते कल हमारे लिए कोई रहेगा नहीं।
और ये बात लोग समझ रहे हैं, किसानों ने समझा एक हद तक कि 3 जो कृषि कानून, लंबी लड़ाई के बाद वो कृषि कानून वापस हुए, लेकिन अब चोर दरवाजे से उन्हीं कानूनों को कृषि विपणन नीति के नाम पर अब फिर ला रहे हैं। और आज मजदूरों के सामने भी अभी 20 मई की हड़ताल है, पता नहीं हड़ताल अभी होगी कि नहीं होगी, इस दौर में तो विपरीत परिस्थिति है, लेकिन मुद्दा तो है कि वो 3 कृषि कानून और वो 4 लेबर कोड, ये 4 लेबर कोड ये गुलामी का कानून है। तो अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि अपने ऊपर जो गुलामी है मजदूरों के लिए, हम उसको तो समझ रहे हैं कि गुलामी के कोड है, तो वक्फ बोर्ड भी उसी तरह से गुलामी का कानून है। वो पूरे मुस्लिम समुदाय के वो गुलाम बनाने के लिए, दोयम दर्जे के नागरिक बनाने के लिए। तो अपनी गुलामी को अगर समझना चाहते हैं, उसके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो दूसरे लोग, दूसरे तमाम लोग जिनको गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, वो सबकी गुलामी, सबकी पीड़ा उसको समझिए, और सबके अंदर जो आजादी के लिए, जिंदगी के लिए जो छटपटाहट है, इसको जोड़िए, उससे ताकत लीजिए। तो एक बड़ा सवाल है, हमें लगता है कि इसको बिल्कुल नागरिकता कानून संशोधन से भी हमने इसको समझा है, सीखा है, देर हुई थोड़ी। आज ये दोबारा एक मुद्दा आया, ये सारे संविधान जो खतरे में हम कह रहे हैं, संविधान सिर्फ एक किताब के रूप में खतरे में नहीं है। उस किताब में तो जाके मत्था टेकते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई ये भी कहने में उनको कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे लिए सबसे बड़ा धार्मिक कोई ग्रंथ है तो संविधान है। गीता, कुरान, बाइबल वो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन पूरे देश की बात हो तो संविधान है। ये सब कहने में भी वो माहिर है, सब करेंगे, लेकिन संविधान को इसी तरीके से लोग, किसी ने कहा कि 1000 कट्स, लगातार संविधान को, उसको लगातार उसमें खरोच, लगातार उस पर हमले, कभी इस पर कभी उस पर। तो वो संविधान एक इंटीग्रल डॉक्यूमेंट है। बाबा साहब ने जो कहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों का पैकेज डील है। लिबर्टी है लेकिन इक्वालिटी नहीं है, कोई मालिक है कोई गुलाम है। आप कह दीजिए मालिक और गुलाम के बीच में भाईचारा है, कौन सा भाईचारा होगा भाई मालिक और गुलाम के बीच में? अगर भाईचारा आप चाहते हैं अमंग इक्वल्स, इक्वालिटी के बगैर क्या भाईचारा होगा? लिबर्टी, वो आजादी क्या है? अगर हमारे पास बोलने की आजादी नहीं है, लिखने की आजादी नहीं है, लड़ने की आजादी नहीं है, मांग उठाने की आजादी नहीं है, तो आजादी के बगैर गुलामी में कौन सी लिबर्टी, कौन सी इक्वालिटी? तो ये जो पूरे तीनों को मिला करके संविधान है, इसीलिए संविधान पर भी जो हमारी नजर है, हम ये ना समझे कि भाई संविधान का ये आर्टिकल, वो सब छोड़िए। एक एक आर्टिकल, क्योंकि जो भी कर रहे हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड आया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकला, वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बस्तर में क्या चल रहा है, कह रहे हैं कि वहां 2026 के मार्च तक हम मुक्त कर देंगे। इस कांग्रेस मुक्त से शुरू किया था, आप कह रहे हैं कि नक्सल मुक्त, माओवादी मुक्त, और क्या कर रहे हैं? खुलेआम मार रहे, मारो मारो मारो। फिर हमने देखा कि एक सरकार की एक सरेंडर पॉलिसी माओवादियों के लिए, क्या सरेंडर पॉलिसी है? मार्च में शायद सरकार ने नोटिफिकेशन किया कि क्या क्या इनाम है। जनरल सेक्रेटरी है उनके लिए शायद 10 करोड़ है या कुछ है, 5 करोड़ है। पॉलिट ब्यूरो के मेंबर है उनके लिए इतना है। यहां से करते 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 एक एक पार्टी मेंबर तक उनके लिए भी 50,000 है। इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं कि भाई इन लोगों को जिंदा या मुर्दा जो पकड़ेगा उसको मिलेगा। आप बताइए, कोई अगर पकड़ेगा तो अगर जिंदा होगा तब तो वो जो भी आप इनाम रख रहे हैं, इनाम तो बढ़ जाएगा, इनाम की राशि बढ़ेगी। तो कोई इसका मतलब है कि मार दो, किसी को भी मार दो, किसी को भी मार करके दिखा दो कि जो हमने जिसको मारा ये फला कमेटी के मेंबर थे, ये मेंबर थे, और पैसा ले लो। तो पैसा दे करके, पैसे का लालच दे करके आदिवासियों की हत्या हो जाए। बस्तर में जो 5th शेड्यूल का इलाका है, जहां ग्राम सभा का पूरा अधिकार बनता है, वहां पूरा छावनी बन गया है, पूरे कैंटनमेंट जैसा बन गया है, और उसी के आड़ में वहां खनन का काम होगा।
तो इस देश में ही तो संविधान को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, कहीं आदिवासी निशाने पर, कहीं मुस्लिम निशाने पर, कहीं दलित निशाने पर, कहीं आम छात्र निशाने पर, कहीं नौजवान निशाने पर, ये क्या है? ये जो आपका आ गया है कि इस देश में अग्निवेद, आप जरा समझ लीजिए। अभी युद्ध अगर होगा तो आपको अग्निवेद का समझ में आ जाएगा। इस देश में सेना के साथ भी आपने क्या कर रखा है, महिलाओं के साथ अपने क्या कर रखा है। तो इस देश में टुकड़ों में हम इन चीजों को ना देखें, हम समग्रता में चीजों को समझें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंसाफ मंच ने ये पहल शुरू की है, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि जहां सबसे ज्यादा उत्पीड़न होगा वहीं उसी उत्पीड़न को लोग सिर्फ झेलेंगे नहीं, उसके खिलाफ लड़ेंगे भी, वही सबसे ज्यादा प्रतिरोध की ताकत भी नहीं सकता। हम अगर गुलामी देखते हैं तो गुलामी के अंदर ही हम आजादी की छटपटाहट भी देखते हैं। इसीलिए अगर कोई इसको बुलडोजर राज का लेबोरेटरी बनाना चाहता है तो उस बुलडोजर राज के खिलाफ जो असली हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिसका संविधान ने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में वो जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए जैसे 1857 में भी इसी उत्तर प्रदेश ने रास्ता दिखाया, जैसे 2024 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश ने रास्ता दिखाया, इसी तरह से उत्तर प्रदेश इस प्रतिरोध की भी लड़ रही है।